आज से 6 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या हुआ था, वो हुआ था जिसको कई लोग एक त्रासदी का भी नाम देते हैं, क्योंकि इस दिन 6 साल पहले ब्रॉक लेसनर ने कोफी किंगस्टन को हराया था डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के मैच के लिए स्मैकडाउन में। और ये मैच खत्म हुआ था सिर्फ 9 सेकंड्स के अंदर। और ये टाइटल रेन कोफी किंगस्टन जीते ही क्यों, कई लोग फिर इस बात पे भी सवाल करते हैं कि यार जब बंदे का टाइटल रेन ऐसे टूटना था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है कि रेसलमेनिया से बंदे के पास चैंपियनशिप थी और उसके बाद वो ब्रॉक लेसनर ने जीती, लेकिन किस तरीके से। तो कई लोग कहते हैं कि कोफी किंगस्टन को एट फर्स्ट प्लेस ये चैंपियनशिप जीतनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनकी चैंपियनशिप जीतने, उनके रेन, उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने से ज्यादा इस बारे में बात होती है कि उनका वो जो टाइटल रेन है वो किस तरीके से टूटा था। आपकी इस मैच की मेमोरी क्या है? ऑब्वियसली ये तो तब उस टाइम पे चैनल पे वीडियोस भी बना ही रहा था, तो उस टाइम से भी अगर कोई देख रहा था कैसा ये शॉकिंग था। क्योंकि देखो, ब्रॉक लेसनर जीतेंगे उसका आइडिया उस टाइम पे हम सबको था, लेकिन इस तरीके से जीतेंगे इसके बारे में शायद किसी ने ज्यादा सोचा नहीं होगा। शायद कोफी किंगस्टन ने खुद भी नहीं सोचा होगा। मुझे तो लग रहा है कि उन्हें खुद लास्ट मोमेंट में बताया होगा, कई बंदा मैच से पहले उसकी हालत या जो तबीयत है वो खराब ना हो जाए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 758 में। कैसा जा रहा है आप लोगों का संडे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और विजन के ड्रामे से। डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि विजन को एक बहुत बड़ा बनाते, इसमें ऑलरेडी क्रैक्स, दरार डालने का काम कर दिया। तो कल जैसा हमने स्मैकडाउन में देखा ही था कि पॉल हेमन ने बहुत ज्यादा सेथ रॉलिंस को बोला कि भैया वहां पे मत जा, गड़बड़ हो जाएगी, ये काम सही नहीं रहेगा। उसके बाद भी सेथ रॉलिंस वहां पे गया और उसके बाद क्या हुआ, वो वहां पे कोडी रोड्स के हाथों से, या हाथों से पैरों से, पूरी बॉडी से क्रॉस रोड्स फिनिशर खा के आ गए। अब इसके बाद हमने क्लोजिंग मूवमेंट में देखा भी था कि सेथ रॉलिंस के पास जाने से ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को जो है पॉल हेमन ने रोका था। अब वो तो सिर्फ उतनी सी चीज थी कि अगर वहां से अगर आप निकालना चाहो। इसके बाद जो कुछ और वीडियोस आई हैं फैन कैम से, यहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हो। पहले तो जब सेथ रॉलिंस को पकड़ भी लिया ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने, तो पॉल हेमन को इंटरेस्टेड है नहीं वहां पे, वो वहां से जाने लगता है। और उसके बाद जब वो रुक भी गए उनके लिए, तो दूसरी फोटो में आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये सारे लोग तीनों के तीनों साथ में हैं, सेथ रॉलिंस थोड़ा सा इनके सामने रुके और बिना बिना विजन को ज्वाइन किए ऐसे ही खुद आगे से ही वो बैक स्टेज निकल लेते हैं कि गुस्से में, मतलब उन्होंने पॉल हेमन को ऐसे देखा और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इससे ये बात बताना चाह रही है कि ये विजन जो फैक्शन है शायद वो बहुत लंबी नहीं चलेगी और ये कुछ टाइम में टूटने वाली है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई स्टोरी लाइन टीज हो जाती है तो ये ट्रिपल एच का टाइम चल रहा है, इसमें 25 से 30 साल भी लग सकते हैं। तो इस फैक्ट से या इस सेगमेंट से, इस मूवमेंट से ये नहीं मानना चाहिए कि अब इनका जो स्प्लिट है या जो ब्रेकअप है वो अभी होने वाला है। इसको आप एक दूसरे नजरिए से और देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि भाई क्योंकि सेथ रॉलिंस का दिमाग वैसे ही खराब चल रहा है और इसका दिमाग जो है खराब चल रहा है क्योंकि कोडी रोड से इसको जीतना ही है, तो सेथ रॉलिंस वो हरकतें कर रहा है जो कि शायद उसे करने भी नहीं चाहिए। मे बी अगर ये मैच जीत रहे हैं आगे सेथ रॉलिंस, तो इसके बाद जो इनके ग्रुप के बीच में गर्मी चल रही है वो ऐसे ही खत्म हो जाए, वो ऐसी बंद हो जाए। वैसे होने को तो देखो, ब्रॉनसन रीड वो बंदा है जिसने इतनी सारी जो सुनामीज हैं वो सेथ रॉलिंस को लगा के इतने टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी से गायब कर दिया था। लेकिन फिर भी ये लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, तो एक स्टोरी लाइन के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यू रीजन तो दे देती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा इन्होंने एंगल अभी से दिखाया, तो या तो ये कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की मैच में वो जो स्टोरी टेलिंग है उसको और डीप में लेके जाना चाह रहे हैं, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का हो सकता है नियर फ्यूचर में प्लान हो। मेरे ख्याल से अभी ना ये होगा और ना इनको करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम इन सबको साथ में लेके आओ, इतनी जल्दी इतनी भसड़ पालोगे। अभी तुम्हारी इतनी सारी भसड़ चल रही है, उस भसड़ की भी बात करेंगे, तो और ज्यादा भसड़ पालने का ज्यादा कोई लॉजिक बनता नहीं है। देखो, अगर आप फैन हो जॉन सीना के तो अच्छी बात है, लेकिन एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार हो के इस तरीके के फैन हो तो वो आपको जो है बाकियों से अलग बना देता है। पता नहीं किसी तो इवेंट में गए हैं यहाँ पे केविन ओवंस अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ, और भाई अब केविन ओवंस का बच्चा कितना है लंबा हो गया, मुझे लग रहा है ये ड्रू मैकिंटायर के लेवल की हाइट या उससे भी ऊपर निकल चुका है। ये बात नहीं है यहाँ पे बोलने के लिए या करने के लिए, मेन मुद्दा है कि पूरे जो जॉन सीना की टी शर्ट है, जो हैट है, उसी स्टाइल में पूरे बन के निकलते हैं जैसे कि वो जॉन सीना को ही कॉस्प्ले कर रहे होंगे वहाँ पे। और शायद एक कॉस्प्ले वाला ही इवेंट था आई थिंक। हाँ, अभी हैलोवीन वगैरह कुछ चल रहा है इनका यहाँ पे। लोग पूछ भी रहे हैं कि कनाडा में जो हैलोवीन है वो जल्दी आ गया क्या, बट जो भी है, इस तरीके से जॉन सीना को लेकर ट्रिब्यूट अपनी तरफ से दिया केविन ओवंस ने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जॉन सीना और केविन ओवंस का मैच वैसे भी देखना चाह रहे थे। लेकिन क्या ही बात करें इस फेयरवेल टूर की। और अब इस फेयरवेल टूर के बारे में स्पेसिफिक होकर मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा, आप सिर्फ एक इमेजिनेशन में जाना कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। मान लो अभी जॉन सीना का फेयरवेल टूर अभी स्टार्ट नहीं हुआ और आपको इस फेयरवेल टूर के स्टार्ट होने से पहले ही स्क्रिप्ट पता चल जाए, और स्क्रिप्ट ये है कि इस फेयरवेल टूर में जॉन सीना का मैच रैंडी ओर्टन के साथ भी होगा। अभी सुनते जाना बिल्कुल वैसे, बिल्कुल इमेजिनेशन में जाके कि अभी फेयरवेल टूर शुरू नहीं हुआ। जॉन सीना का मैच रैंडी ओर्टन के साथ होगा, जॉन सीना का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ होगा, जॉन सीना का मैच एजे स्टाइल्स के साथ होगा,
जॉन सीना का मैच सीएम पंक के साथ होगा। इसी फेयरवेल टूर में जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएगा। इसी फेयरवेल टूर में रॉक के साथ भी ऑन स्क्रीन जॉन सीना दिखेगा और साथ ही साथ इस वाले फेयरवेल टूर में जॉन सीना का हील टर्न भी होने वाला है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई चलो भाई अब देखते हैं, लगाते हैं, चलो ठीक है हिसाब किताब, क्या होगा तुम्हारा, क्या इस साल के एंड तक जे इस तरीके से अगर फेयरवेल टूर रहा तो फेयरवेल टूर सक्सेस होगा या एक फेलियर होगा? मुझे तो लगता है 99.999999% लोग यही बोलते कि भाई अगर ये सब होने वाला है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में तो इसका मतलब कि ये तो बहुत ही क्रेजी एक साल हो जाएगा जिस तरीके से WWE बुक करेगी जॉन सीना को। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अभी भी हम फैंस यही बिलीव करते हैं कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉन सीना का फेयरवेल टूर वैसा नहीं रहा। और आई थिंक यहाँ पे अब वो क्राई बेबी बनने वाली बात भी नहीं रह गई है। जो चीज़ बात है, जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ रियलिटी है वो है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो स्टोरी लाइन वैसे WWE नहीं दे पाई, जबकि उनके पास अपोनेंट और उनके पास वो जो पोटेंशियल थी वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करने की थी। और जब जैसे ट्रिपल एच ने कंट्रोल लिया ही था तो मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि शोज अच्छे होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना देते हैं, ऐसे कई बार लूप होल्स नहीं होते वैसे जैसे विंस के टाइम में होते थे, लेकिन एक वाव फैक्टर की ओ भाई ये क्या हो गया, वो वाली चीज़ें कितनी ज़्यादा मिसिंग होती हैं शोज पर। अभी आप देखोगे मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, विजन जो भी है जैसा भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है रिपीट मोड में एक बटन दबा दिया, वही बटन दबा के ये स्टोरी वो स्टोरी ऐसा है वैसा। तो देखो अब उस हिसाब से जो रिजल्ट है फिर वो कुछ ऐसा निकलता है। कई बार लोगों को कंसिस्टेंट चीज़ें पसंद आती हैं कि अच्छा ये ऐसा था तो अगले वीक फिर ये होगा। वीक बाय वीक स्टोरी टेलिंग कहना अलग होता है और वीक बाय वीक थोड़ी बहुत चीज़ों को रिपीट करना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अब अभी आपके ओपिनियन क्या है जॉन सीना के फेयरवेल टूर को लेकर? अब तो आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, अभी इतना साल निकल गया तो अब 2 महीने में पता ही है कि कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा। बस ये है कि हमारी वो जो फाइनल मेमोरीज हैं जॉन सीना को एक्टिवली रिंग में देखने की, अब वो यहाँ से बेटर हो जाए ताकि जो हम जॉन सीना के बचपन वाले फैंस हैं उनको थोड़ा सा लास्ट में जब सेंड ऑफ होगा, फेयरवेल होगा जॉन सीना का, तो उसको देखने में अच्छा लग जाए। बहुत एक इमोशनल मोमेंट तो होने वाला है डेफिनेटली हर एक रेसलिंग फैन के लिए, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि बैड बनी वापस आ जाएं तो आपका ये चाहना शायद बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। डेमन प्रीस्ट ने अभी कमेंट किया बैड बनी के बारे में और उनसे पूछा कि अच्छा वो कब आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कि बस वो अपनी बंदा शेड्यूलिंग देख रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारा जो लास्ट मैच भी हुआ था उसके लिए तो मोर देन इनफ टाइम मिल चुका है बैड बनी को रिकवरी करने का। और ऑब्वियसली रिकवरी तो उनकी वैसे भी हो ही गई होगी, लेकिन उन्होंने जस्ट थोड़ा सार्कास्टिक वे में इसको बोला ऐसे क्योंकि उनके साथ ही उनका मैच हुआ था। बट अब डेमन प्रीस्ट एक जो है बेफेस बंदा बन चुका है, तो बैड बनी को बहुत तगड़ी वाली चुल है। और जब एक सेलिब्रिटी आके ऐसी अच्छी रेसलिंग करके चले जाए तो उसकी रिस्पेक्ट भी बन जाती है। लोगन पॉल के लिए तो कह सकते हो रिस्पेक्ट इसलिए थोड़ी कम हो पाती है क्योंकि उस बंदे के जो कांड रहे हैं अपने WWE करियर के साथ साथ, उसके लिए कई बार लोग लोगन पॉल को माफ़ नहीं करते और उससे काफ़ी हद तक सही ओपिनियन भी है। बंदा है बहुत सारे कांड वाली चीज़ों में तो देखो पड़ा रहता है, इसमें तो कोई शक है नहीं। एडम कोपलैंड की बात करें, एज की बात करें, रेटेड आर सुपरस्टार की बात करें, लेकिन अब कोप की बात हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अब ऑफिशियली ये जो कोप नेम से जाना जाता था अब तक ऑल एलीट रेसलिंग में एज को, अब उस नाम को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है और अपने पूरे नेम एडम कोपलैंड के साथ ही इन्होंने अपनी जो AEW में स्टोरी लाइन है अभी उसको आगे बढ़ा रहे। बहुत ही फनी है कि ये कोप नाम के साथ सिर्फ कैसे आए। और हाँ 2 साल भी हो चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग में एज को आए हुए, पता नहीं ऐसा उनको क्यों लगा था कि WWE मतलब बहुत सारे WWE फैंस को ये बात पसंद नहीं आती, ये उनके नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ। एज ने जो किया वो अपने हिसाब से किया कि उनको ये था कि भाई मेरा WWE में सब कुछ हो चुका है, क्रिश्चियन मेरा यार दोस्त साथी वहाँ पे है तो मैं वहाँ पे जाके करूँगा। लेकिन ये फैक्ट लोगों को पसंद नहीं आया, ये बात लोगों को पसंद नहीं आई कि अरे WWE में तो तुम्हारा सब कुछ था। और लोग अब और ज़्यादा किल से हुए हैं कि यार अगर अभी एज होता है WWE में तो एज वर्सेस जॉन सीना भी हो सकता था। पता नहीं ऐसे रूमर्स तो इसके उड़ते रहता है कि जैसे कि एज आ जाएंगे WWE में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाली बहुत सिचुएशन है तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा। और वैसे भी अब ज़्यादा अब ओवरबुक क्या ही करेंगे जॉन सीना के फेयरवेल टूर को, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो करनी थी वो पूरे साल भर में हुई नहीं, अब बस कुछ ही महीने रह गए और इसके बारे में और रोना धोना हम लोग करने नहीं वाले। एक और नया दिन और एक और नई स्टोरी मैट रिडल की तरफ से आती है और ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी है। मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में जिक्र भी किया था इस बात का कि ब्रॉक लेसनर कैसे जो एलिमिनेशन चेंबर वाला मैच था उसमें अनस्क्रिप्टेड चले गए थे। अब मैट रिडल ने इसको देखो किस तरीके से बोला। मैट रिडल भाई काम तो ऐसे करता है, देखो कि अगर रेसलिंग फैन कोई, वैसे तो मैट रिडल क्योंकि रियल में ही एक फाइटर है, उसका मिक्स मार्शल आर्ट का बैकग्राउंड है, तो कोई मिल भी गया तो भाई मैट रिडल तोड़ फोड़ देगा, उस बात में कोई शक भी नहीं है। इनका क्या है MMA का रिकॉर्ड, किसी को पता है तो बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने क्या बोला ब्रॉक लेसनर के बारे में, कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने वो पूरा वॉच किया था एलिमिनेशन चेंबर, वो खुद ही स्क्रिप्ट भूल गया तो उसके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं, वो प्लेक्सी ग्लास
तोड़ के आ गया और कहते हैं वो प्लेक्सी ग्लास तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं भी तोड़ दूंगा उसे पैर से। मतलब मैट रिडल की टोन ही बात करने की इतनी ज़्यादा फनी सी लगती है ना कि जैसे कि वो थोड़ा सा भी पीछे ना रह जाए। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि पॉल हेमन ने फिर क्या किया, उस मूवमेंट को ऐसे दिखा दिया कि ब्रॉक लेसनर तो वही करता है जो कि वो करना चाहता है, जबकि वो था एक्चुअल में एक बॉच, ऐसा मैट रिडल का कहना है। और हो भी सकता है भाई, लेकिन अब वो बॉच है तो बॉच होने की वजह से ब्रॉक लेसनर ने खुद इंप्रोवाइज करके उसको अनस्क्रिप्टेड बना दिया, तो वो तो थोड़ी ब्रॉक लेसनर की ही चौड़ बढ़ा देगा। लेकिन ये जो चौड़ बढ़ रही है ब्रॉक लेसनर की, वो शायद मैट रिडल को उतनी पसंद नहीं आई। अलग अलग ही ओपिनियन रहते हैं वैसे मैट रिडल के, और ये तो बंदा बहुत टाइम से ऐसी ऐसी बातें बोल ही रहा है, तो अब क्या ही कर सकते हैं इन बातों का। और इस इंटरव्यू में और भी बहुत सारी बातें बोली है मैट रिडल ने, शायद आने वाली वीडियोज़ में हम इसको और अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ओबा फेमी से रिलेटेड, पर्सनली मुझे तो थोड़ा बेकार सा लगा। मैं चाह रहा था कि वो मेन रोस्टर में आया, लेकिन अभी मैटजेट चिचा का ये कहना है कि अभी तो WWE का ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है मैट रिडल को मेन रोस्टर में लाने का। ऑब्वियसली ये प्लान जो है चेंज हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से सीधा ही आके एक तगड़ा सा इम्पैक्ट WWE बहुत ही ईजिली बना सकती है ओबा फेमी को मेन रोस्टर में फीचर करके, क्योंकि भाई वो बंदे के बारे में ज़्यादा बोलने या कहने के लिए कुछ है नहीं। उसको सामने से देख ही लोगे और उसका प्रोमो वर्क देख लोगे, उसकी बातें सुन लोगे, तो वो लगेगा भाई ये तो सही में ही तगड़ी वाली कुछ डील है। और ऐसे करके ही एक सुपरस्टार को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है, और ये काम आई थिंक WWE बिना ज़्यादा मेहनत मशक्कत किए ओबा फेमी के साथ कर सकती है, इवन मेन रोस्टर में भी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पोस्ट किया केज साइड सीट्स ने, और उन्होंने कैसे रोमन रेंस के सारे जो पुरानी चीज़ें हैं और अभी की चीज़ें उनको जोड़ा। तो एक जैसा भी मैंने आपको बताया था रोमन रेंस का, जहाँ पे रोमन रेंस ऐसे करके बता रहे थे कि मैं माउंटेन के टॉप पर हूँ और अगर कोई चीज़ टूटी नहीं है, इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, मतलब कि तुम क्यों किसी और बंदे को बड़ा बनाना चाह रहे हो, जबकि इस जगह पर सबसे बड़ा बंदा मैं ही हूँ। मैं किसी भी चीज़ को टच कर लेता हूँ तो वो बन जाती है गोल्ड, ऐसा करके उन्होंने बोला था। फिर इस चीज़ को उन्होंने रेफर करते हुए पुराने उस सेगमेंट की बात करी जहाँ पे रोमन रेंस आई थिंक यूके में थे, जहाँ पे उन्होंने कोडी रोड्स को जैसे ही मेंशन किया तो वहाँ पे बूज आती हैं, और उस चीज़ पर रोमन रेंस ने बोला था इंटरेस्टिंग, मतलब कि ओ कोडी रोड्स को ऐसा रिएक्शन मिल रहा है। इसको हमने उस समय रॉ के रिव्यू में अच्छे से कवर भी किया था कि कैसे रोमन रेंस ने उस चैंट को, उस बूज को एक्नॉलेज किया कि कोडी रोड्स के लिए बूज लग रही है। तो रोमन रेंस यहाँ पे अब शायद उस गेम में वापस आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि अभी जो रोमन रेंस आया है, जैसे उन्होंने जाते हुए प्रोमो कट किया, इससे पता चल रहा है कि शायद रोमन रेंस अब सीरियस हो गया दोबारा से WWE को लेके, क्योंकि कोई भी रोमन रेंस का कैसा भी कितना बड़ा छोटा फैन हो, इस बात पे तो हर कोई बंदा अग्री करेगा कि रेसलमेनिया 40 के बाद से रोमन रेंस सिर्फ टीवी पर आया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उस लेवल की स्टोरी हमको देखी है जैसे उनके ट्राइबल चीफ वाले टाइम में थी, इवन उसके आसपास भी नहीं थी। उसका बहुत बड़ा रीजन उनका इरेगुलर होना, कभी आया कभी गया, उसके बाद फिर किसी स्टोरी में आया भी तो पिट पिटा के फिर निकल लिया। इवन रोमन रेंस के खुद फैंस ने उनको ट्रॉल करना शुरू कर दिया कि भैया ये तो 69th टाइम जो है वापस आ रहा है, तो ऐसा ऐसा करके रोमन रेंस के बारे में बोला। लेकिन शायद अब एक अच्छा खासा टाइम है रोमन रेंस के पास, और वो खुद स्टोरी में इन्वेस्टेड हैं। और अगर ये चीज़ सही है जैसा कि एज साइड सीट्स वाले बोल रहे हैं, तो मतलब कि अब वो आर्क रोमन रेंस का फिर से आएगा जहां पे आप उनकी स्टोरी लाइन को एंजॉय करोगे होपफुली। क्योंकि भाई रोमन रेंस की स्टोरीज अगर इंटरेस्टिंग हो रही हैं शोज पर, तो उसके अराउंड सिर्फ रोमन रेंस की स्टोरी नहीं, उधर ब्लड लाइन इधर ब्लड लाइन, वो सारे सुपरस्टार भी उनके आसपास घूमते हैं, जो कि उस पूरे मिक्स को फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और जैसा हमने स्मैकडाउन में कल रिव्यू में बोला भी था कि भाई सोलो सिकोवा ने बोला है कि कुछ चीज़ मिसिंग है हमारी ब्लड लाइन में, और जैसे ही वो चीज़ आ जाएगी तो भैया सारे बंदे फिर ऑन नोटिस हैं। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन ये है कि वो बंदा कौन हो सकता है। देखो कुछ लोग यहाँ पर टामा टोंगा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई और नया मेंबर ऐड होने वाला है, कोई जिला फाटू की बात कर रहा है, कोई पता नहीं उनके कनेक्शंस की बात भी करने लग रहा है। तो आई थिंक जिस तरीके से WWE ने इसको दिखाया है, शायद यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ WWE दिखाने वाली है हमको। और ये बहुत कंसिस्टेंट WWE ने रखा, पहले सोलो आया, फिर उसके बाद एक बंदा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया टाला टोंगा, अब चौथा आएगा। तो मतलब अब ये पूरा ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया हम सोलो सिको वाली जो ब्लड लाइन है, जो MFT, उसको फॉर्म कर रहे हैं। अब मे बी ये कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है स्मैकडाउन की आने वाली प्रोग्रामिंग में। बाकी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। चैनल की मेंबरशिप कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर देना, ताकि ऐसा कंटेंट आपके लिए आपके यूट्यूब की होम फीड पर आता रहे। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।